नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादी हमलों के बाद सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर में अतिरिक्त 18 कंपनियां भेजेगी। बता दें, राजौरी में लगातार 2 दिन हुए हमलों में 6 लोगों की हत्या कर दी गई। इनके घरों को निशाना बनाकर इनकी हत्या की गई। इसी को देखते हुए क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियानों को और तेज करने के लिए अतिरिक्त 1800 सैनिकों को बड़े पैमाने पर पुंछ और राजौरी जिलों में तैनात किया जाएगा। मामले से वाकिफ लोगों के मुताबिक 9 कंपनियां पहले ही राजौरी पहुंच चुकी हैं और बाकी सैनिक आज रात तक पहुंच जाएंगे। बता दें, राजौरी जिले के हिंदू बहुल गांव डांगरी में आतंकवादी हमलों में 4 साल के बच्चे सहित 6 नागरिकों के मारे जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सोमवार को महाराष्ट्र के चंद्रपुर में हजरत किबला सैयद बेहबतुल्ला शाह की प्रसिद्ध दरगाह पर जाने के बाद विपक्ष को मुद्दा मिल गया है। इसको लेकर विपक्ष ने भाजपा पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने कहा कि आखिरकार बीजेपी को यह एहसास हो गया कि भारत एक बहुधार्मिक देश है। इस देश को एक धर्म तक सीमित नहीं किया जा सकता है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी दरगाह की यात्रा को दिल से कर रही है। एनसीपी के एमएलसी अमोल मितकरी ने कहा, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का दरगाह जाना भारतीय संविधान की जीत है। ये उस महाविकास अघाड़ी की भी पुष्टि करता है जो धार्मिक विविधता और एकता में विश्वास करती है। लेकिन कट्टर हिंदुत्व के नाम पर भड़काए गए युवाओं को यह महसूस करना चाहिए कि कैसे उनके नेताओं ने निहित स्वार्थों के लिए उन्हें गुमराह किया। बता दें, जेपी नड्डा 2024 के चुनावों की तैयारी के लिए महाराष्ट्र के एक दिन के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने दिन की शुरुआत चंद्रपुर में एक काली मंदिर के दर्शन के साथ की। बाद में वो सैयद बेहबतुल्ला शाह दरगाह गए और वहां चादर चढ़ाई और इसके बाद नड्डा ने औरंगाबाद जाकर घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन किए। दिलचस्प बात यह रही कि पार्टी ने नड्डा की 2 मंदिरों की यात्रा की तस्वीरों तो सोशल मीडिया पर साझा की, लेकिन दरगाह वाली तस्वीर को गायब कर दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने माना कि वो नड्डा की दरगाह यात्रा को सार्वजनिक नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इसे आधिकारिक रूप से प्रचारित करने के किसी भी प्रयास से हिंदुत्व कट्टरपंथियों द्वारा विरोध होगा। बता दें, नड्डा का दरगाह का दौरा ऐसे समय में हुआ है जब विभिन्न दक्षिणपंथी संगठन श्रद्धा वालकर मामले के मद्देनजर लव जिहाद के खिलाफ जिलों में आक्रामक अभियान चला रहे हैं। इसमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी रणनीति के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को बंगाल में उतारने का फैसला किया है। हालांकि ये दोनों नेता 2024 को ध्यान में रखते हुए चुनावी रैलियां करेंगे, लेकिन इन रैलियों को पंचायत चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पंचायत चुनाव से पहले बंगाल का दौरा करेंगे और जनसभाएं करेंगे। इस साल वो लोकसभा क्षेत्रों में रैलियां करेंगे जिन्हें पार्टी के लिए कमजोर माना गया है। हालांकि राज्य में अप्रैल में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा को अपने अभियान के लिए अंतिम रूप देना अभी बाकी है। बता दें, बीजेपी ने 2019 के चुनावों में बंगाल की कुल 42 लोकसभा सीटों में से 18 पर जीत हासिल कर ली थी। पार्टी नेतृत्व ने फैसला किया है कि शाह और नड्डा इस साल उन 24 निर्वाचन क्षेत्रों में 12 रैलियां करेंगे जहां पार्टी 2019 में जीतने में नाकाम रही थी। इसीलिए पार्टी ने अपने शीर्ष नेताओं पर अभी से दांव लगा दिया है। यूपी में चल रही भारत जोड़ो यात्रा और उसको लेकर दक्षिणपंथी धड़े से आ रही सकारात्मक प्रतिक्रियाओं को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया दी। जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी के भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत में लिखे गए पत्र और चंपत राय जैसे वीएचपी नेताओं की राहुल गांधी की तारीफ के बाद आज बागपत के बरौली में भी भाजपा कार्यालय से उत्साह के साथ हाथ मिलाकर यात्रियों का अभिवादन किया गया। जयराम रमेश ने कहा, क्या योगी के प्रदेश में जलवायु परिवर्तन के संकेत हैं? अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की जानी चाहिए। चंपत राय ने कहा, एक युवा देश के लिए पैदल चल रहा है और वो उनके इस कदम की सराहना करते हैं। चंपत राय ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में कुछ भी गलत नहीं है। वो आरएसएस के स्वयं सेवक हैं और आरएसएस ने कभी भी भारत जोड़ो यात्रा की निंदा नहीं की। चंपत राय ने कहा कि राहुल गांधी बेहद खराब मौसम में भी लगातार चल रहे हैं और इसकी सराहना की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हम सभी को देश की यात्रा करनी चाहिए। बता दें कि चंपत राय अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के निर्माण के काम में जोर शोर से जुटे हुए हैं। चंपत राय से पहले अयोध्या में स्थित राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी थी।
उत्तराखंड के हल्द्वानी में बनभूलपुरा के हजारों लोगों पर उनके आशियाने को उजाड़े जाने की तलवार लटक रही है। इन लोगों की आखिरी उम्मीद अब सुप्रीम कोर्ट से है, क्योंकि नैनीताल हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि बनभूलपुरा इलाके की गफूर बस्ती व ढोलक बस्ती में रेलवे की 28 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाया जाए। अतिक्रमण की जद में 4,365 मकान आ रहे हैं। इस संभावित कार्रवाई से प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या लगभग 40 से 50 हजार है। हल्द्वानी के कांग्रेस विधायक सुमित हृदय व कुछ अन्य पक्षकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और अदालत से जल्द सुनवाई करने की गुहार लगाई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को यानी कि कल सुनवाई करेगा। ऐसे में हजारों लोगों की सिर्फ एक उम्मीद सुप्रीम कोर्ट ही है। बता दें, दिसंबर में नैनीताल हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद से ही बनभूलपुरा में हजारों लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं। महिलाएं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान अतिक्रमण हटाने की संभावित कार्रवाई से राहत दिए जाने की गुहार सुप्रीम कोर्ट से लगा रहे हैं। अतिक्रमण हटाने को लेकर रेलवे की ओर से अखबार में विज्ञापन भी प्रकाशित कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि रेलवे की जमीन पर 1 हफ्ते के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण की जद में आने वाली सभी संपत्तियों को गिरा दिया जाएगा और गिराने में आने वाला खर्च भी अतिक्रमणकारियों से वसूल किया जाएगा। गफूर बस्ती और ढोलक बस्ती का यह इलाका हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक बसा हुआ है। कुछ लोग इसके पीछे राजनीति को भी देखते हैं। उनका कहना है ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इन बस्तियों में अधिकतर लोग अल्पसंख्यक हैं, जो कि बीजेपी का वोट बैंक नहीं। ये भी कारण बताए जाते हैं जिसके कारण यहाँ से बीजेपी का विधायक नहीं बन पा रहा है। अगर इस 50,000 की आबादी को यहाँ से हटा दिया जाएगा तो काफ़ी कुछ बदलाव आ जाएगा। फिलहाल कहा कुछ भी जाए, इस मामले पर उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में 5 जनवरी को सुनवाई होगी, जिस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। हल्द्वानी में लोगों के घरों को तोड़ने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इन याचिकाओं पर कल सुनवाई होने की संभावना है। लाइव लॉ के मुताबिक एडवोकेट प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच के सामने इस मामले का उल्लेख किया था। दायर याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता गरीब लोग हैं जो 70 से अधिक सालों से हल्द्वानी जिले के मोहल्ला नई बस्ती के वैध निवासी हैं। लाइव लॉ के मुताबिक याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने 20,000 से अधिक लोगों को इस तथ्य के बावजूद बेदखल करने का आदेश दिया कि निवासियों के टाइटल के संबंध में कार्यवाही जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित है। याचिका में इस बात का उल्लेख किया गया है कि स्थानीय निवासियों के नाम नगर निगम के हाउस टैक्स रजिस्टर के रिकॉर्ड में दर्ज हैं और वे वर्षों से नियमित रूप से हाउस टैक्स का भुगतान करते आ रहे हैं। इसके अलावा क्षेत्र में 5 सरकारी स्कूल भी है, 1 अस्पताल भी है और 2 ओवरहेड पानी के टैंक हैं। लोगों को गैस और पानी के कनेक्शन और यहाँ तक कि आधार कार्ड नंबर भी दिए गए हैं। इसके अलावा भी कई तर्क देकर घर तोड़ने के हाईकोर्ट के आदेश को रोकने की मांग सुप्रीम कोर्ट में की गई है। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण बताकर लोगों को बेघर करने की कार्रवाई का जबरदस्त विरोध हो रहा है। स्थानीय लोग इसके खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन की जो तस्वीरें वायरल हुई हैं, उसमें छोटे छोटे बच्चे हाथ में पोस्टर लिए खड़े हैं। इन पोस्टरों में लिखा है कि अब हम कहाँ पढ़ेंगे, हमारे बुजुर्ग माँ बाप कहाँ जाएंगे, पहले हमें बसाया जाए और फिर कार्रवाई की जाए। धरना दे रहे लोगों के हाथों में जो होर्डिंग्स हैं, उनमें लिखा है कि हमारे घरों में माता पिता और बुजुर्ग हैं। धरने में शामिल हुई महिलाओं ने कहा है वो इस जगह से नहीं हटेंगी। स्थानीय लोगों के बढ़ते विरोध को देखते हुए क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और आसपास के इलाकों को सील कर दिया गया है। वहीं प्रशासन का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश पर ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जानी है, इसलिए अदालत के आदेश का पालन करना पुलिस व प्रशासन का काम है। पुलिस और प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। पूरे इलाके को 14 जोन और 30 सेक्टरों में बांटे जाने की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें बिना OBC आरक्षण के ही शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को वो निर्देश दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद योगी सरकार की विपक्ष ने जमकर आलोचना की थी और इसी बीच राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। योगी सरकार की याचिका पर ही आज सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया। शीर्ष अदालत ने राज्य पिछड़ा आयोग को स्थानीय निकायों में आरक्षण देने के लिए OBC के राजनीतिक पिछड़ेपन पर 31 मार्च तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि OBC आयोग का गठन हो चुका है और वो मार्च तक अपना काम पूरा कर लेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया है। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के मामलों को यूपी से बाहर ट्रांसफर किए जाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।
लाइव लॉ के मुताबिक आजम खान की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके खिलाफ दर्ज कई मामलों में यूपी राज्य में निष्पक्ष ट्रायल नहीं होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में उनके खिलाफ दर्ज सैकड़ों एफआईआर से खान को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि पुलिस द्वारा उनके खिलाफ जाली दस्तावेज पेश किए जा रहे हैं और ट्रायल कोर्ट उनकी आपत्तियों पर विचार किए बिना मामले में आगे बढ़ रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इन कारणों को मामलों को ट्रांसफर करने के लिए पर्याप्त नहीं माना। बेंच ने कहा कि अगर खान किसी आदेश से असंतुष्ट हैं तो वो उसे हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दे सकते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी में हरियाणा अभी भी टॉप पर है। बीजेपी शासित इस राज्य में हर तीसरा शख्स बेरोजगार है। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तो विदेशों में हरियाणा के लोगों को रोजगार दिलाने के वादे और दावे करते रहे हैं। इस बीच हरियाणा की 2 एजेंसियों ने राज्य के बेरोजगारों से पिछले 8 सालों में फॉर्म भरवाने के नाम पर 205 करोड़ रुपए वसूले हैं। पीटीआई के मुताबिक CMIE ने दिसंबर 2022 का आंकड़ा जारी कर दिया है। उसके मुताबिक देश में बेरोजगारी दर बढ़कर 8.3% हो गई है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 के आखिरी महीने में जहां शहरी बेरोजगारी दर 10% थी, वहीं दिसंबर के दौरान ग्रामीण बेरोजगारी दर 7.5 थी। राज्यों में बेरोजगारी दिसंबर में हरियाणा में सबसे अधिक 37.4% रही। इसके बाद राजस्थान में 28.5%, दिल्ली में 20.8%, बिहार में 19.1% और झारखंड में 18% रही। CMIE के नवीनतम बेरोजगारी आंकड़ों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा का 37.4% बेरोजगारी आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से 4.5 गुना अधिक है। पिछले महीने हरियाणा में बेरोजगारी दर 30.6% थी और ऐसा लगता है कि हरियाणा हर बार बेरोजगारी के मामले में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि जहां एक तरफ रोजगार के अवसर हर महीने नए निचले स्तर तक गिर रहे हैं, वहीं बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ कर रही है। हरियाणा के सरकारी विभागों में करीब 2 लाख पद खाली पड़े हैं। इन पदों पर स्थायी भर्ती करने के बजाय सरकार कौशल रोजगार निगम के माध्यम से ठेके पर कर्मचारियों को नियुक्त करने की प्रथा को बढ़ावा दे रही है। सरकारी विभागों और पदों को लगातार खत्म किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर पार्टी को हार मिली थी, वहां पार्टी ने विस्तारकों को तैनात कर दिया है। पार्टी ने कुल 14 लोकसभा सीटों पर विस्तारकों को तैनात किया है। विस्तारकों के पास ये जिम्मेदारी रहेगी कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव तक इन सीटों पर पार्टी के लिए रणनीति बनाने, कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने और पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक कुछ दिन पहले हैदराबाद में बीजेपी के सभी विस्तारकों की एक बैठक हुई। इस बैठक में प्राथमिक, मंडल और बूथ लेवल पर पार्टी संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। बताना होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी ने 160 सीटों की पहचान की है, जहां पर उसे 2019 के लोकसभा चुनाव में हार मिली थी। एएनआई के मुताबिक बीजेपी के एक नेता ने बताया कि इन 160 सीटों में से आधी सीटों पर जेपी नड्डा प्रचार करेंगे, जबकि बाकी सीटों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी भी प्रचार को गति देंगे। नोटबंदी के फैसले को शिवसेना सांसद संजय राउत ने आर्थिक आतंकवाद बताया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के दौरान लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी थी। राउत की ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटबंदी पर फैसला सुनाए जाने के बाद आई है। राउत ने कहा कि नोटबंदी के दौरान बैंक की कतार में हजारों लोग मारे गए, उनका जिम्मेदार कौन है? ये एक तरह से आर्थिक आतंकवाद था जो देश में लाया गया। हम न्यायमूर्ति नागरत्ना से सहमत हैं, जिन्होंने इसको अवैध करार दिया है, लेकिन फिर भी हम न्यायालय को नमस्कार करते हैं। राउत ने जस्टिस नागरत्ना का जिक्र इसलिए किया कि उन्होंने नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अलग राय रखी है। दरअसल नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ में से 4 ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। सिर्फ एकमात्र जज जस्टिस BV नागरत्ना ने तीखे सवाल करते हुए सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया। जस्टिस नागरत्ना ने कहा था, RBI ने नोटबंदी की सिफारिश में स्वतंत्र रूप से दिमाग नहीं लगाया, 24 घंटे में पूरी कवायद कर दी गई। मेरे विचार में 8 नवंबर 2016 की अधिसूचना के जरिए हुई नोटबंदी की घोषणा गैर कानूनी थी, लेकिन 2016 की स्थिति को अब बहाल नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से इसे लागू किया गया वो कानून के अनुरूप नहीं था। दिल्ली के कंजावला में कार से घसीटे जाने के कारण 20 साल की अंजलि की मौत के मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं।
इस बीच आम आदमी पार्टी भी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। आज आम आदमी पार्टी ने लड़की को न्याय दिलाने की मांग के साथ दिल्ली जंतर मंतर पर कैंडल लाइट मार्च निकाला। आप नेताओं का कहना है कि आरोपियों में बीजेपी का नेता मनोज मित्तल शामिल है, इसलिए बीजेपी आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। मामले में लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। वहीं अंजलि की दोस्त निधि के बयानों को लेकर भी आशंकाएं जताई जा रही हैं, जिसको लेकर पुलिस जांच में लगी हुई है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में बीजेपी के एक निलंबित नेता के होटल को जिला प्रशासन ने डायनामाइट लगाकर गिरा दिया। निलंबित बीजेपी नेता मिश्री चंद गुप्ता जगदीश यादव की हत्या के मामले में अभियुक्त हैं। सागर जिले में बीती 22 दिसंबर को जगदीश यादव के नाम के शख्स को कार ने कुचल दिया था, जिससे जगदीश यादव की मौत हो गई। इस मामले में मिश्री चंद गुप्ता और उनके परिवार के लोगों पर जगदीश यादव की हत्या का आरोप लगा। पुलिस ने हत्या का मुकदमा भी दर्ज किया। स्थानीय लोगों ने मिश्री चंद गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। गुप्ता के 5 मंजिला आलीशान होटल को गिराने के लिए जिला प्रशासन ने डायनामाइट का इस्तेमाल किया। इसका जो वीडियो सामने आया है उसमें दिखता है कि कुछ ही सेकंड में जयराम पैलेस नाम का यह आलीशान होटल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। होटल को गिराने के लिए सरकारी कर्मचारियों ने 12 घंटे तक मेहनत की। इस दौरान इसमें डायनामाइट लगाने का काम किया गया। इसके साथ ही 80 किलो बारूद और जिलेटिन की 85 छड़ों का भी इस्तेमाल होटल को गिराने में किया गया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी 3 दिवसीय यूरोप यात्रा के दौरान ऑस्ट्रियाई पब्लिक ब्रॉडकास्टर ORF को इंटरव्यू दिया, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। इस साक्षात्कार में उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच जंग की आशंकाओं को लेकर रूस के साथ भारत के गहरे रिश्तों से जुड़े सवालों पर काफी कुछ कहा। साक्षात्कार के दौरान जब उनसे रूस के साथ भारत के करीबी रिश्तों पर सवाल किया गया और पूछा गया कि क्या भारत अहम हथियारों और सैन्य उपकरणों के लिए रूस पर निर्भर रहने की वजह से यूक्रेन को लेकर उसकी आलोचना करने में हिचक रहा है, इस पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ऐसा नहीं है। हमारा रूस के साथ एक लंबा रिश्ता है। इस रिश्ते के इतिहास को देखना बहुत जरूरी है। ये रिश्ता उस दौर में बना था जब पश्चिमी लोकतांत्रिक देश सैन्य तानाशाही वाले देश पाकिस्तान को हथियारों से लैस कर रहे थे और भारत को अपनी सुरक्षा के लिए भी हथियार नहीं दे रहे थे। ऐसे में अगर हम सिद्धांतों की बात कर रहे हैं तो थोड़ा इतिहास के पन्ने पलटने चाहिए। वहीं पाकिस्तान को उनके द्वारा आतंकवाद का केंद्र बताए जाने को लेकर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा, एक राजनयिक होने का मतलब ये नहीं है कि आप सच नहीं बोल सकते। मैं एपिसेंटर यानी कि आतंक के केंद्र से ज्यादा सख्त शब्दों का इस्तेमाल कर सकता था। भारत में एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान महिलाओं को कई अशोभनीय हरकतों का सामना कई बार करना पड़ता है। अगर किसी एयरपोर्ट पर सुरक्षा के नाम पर महिला से शर्ट उतारने को कहा जाए तो क्या इसे जायज ठहरा जा सकता है? बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऐसी ही घटना हुई है। एक महिला ने आरोप लगाया है कि बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के दौरान उससे शर्ट उतारने को कहा गया। महिला ने इस अनुभव को अपमानजनक बताया। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर अपनी आप बीते सुनाते हुए उन्होंने सवाल किया कि बेंगलुरु हवाई अड्डे को निर्वस्त्र होने के लिए एक महिला की जरूरत क्यों? हालांकि अब ट्विटर से उस ट्विटर खाते को हटा दिया गया, लेकिन उनका ट्वीट सुरक्षित है और सोशल मीडिया पर वायरल है। छात्रा और संगीतकार कृष्ण गढ़वी ने ट्विटर पर लिखा, मुझे सुरक्षा जांच के दौरान बेंगलुरु हवाई अड्डे पर अपनी शर्ट उतारने के लिए कहा गया। सिक्योरिटी चेक पर सिर्फ एक कैमिसोल पहनकर खड़ा होना और एक महिला पर हर किसी का ध्यान जाए, ये कोई महिला कभी नहीं चाहेगी। ये सब वाकई में अपमानजनक था। बेंगलुरु एयरपोर्ट आपको एक महिला को निर्वस्त्र करने की जरूरत क्यों होगी? भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को इलाज के लिए देहरादून से मुंबई शिफ्ट किया जाएगा। समाचार एजेंसी ANI ने दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन यानी DDCA के डायरेक्टर श्याम शर्मा के हवाले से जानकारी दी। यहाँ उनके लिगामेंट इंजरी का इलाज होगा। अगर सर्जरी की नौबत आती है तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI उन्हें विदेश भेजेगा। ब्रिटेन या अमेरिका में उनका इलाज हो सकता है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन मिसाइल हमले में मारे गए अपने सैनिकों के लिए उनके द्वारा किए गए मोबाइल फोन के इस्तेमाल को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि लापरवाह अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार यूक्रेनी मिसाइल हमले में मारे गए सैनिकों की संख्या 89 बताई जा रही है। बता दें, यूक्रेन ने 1 जनवरी की रात को रूस के कब्जे वाले डोनेट्स्क इलाके के माकिएवका शहर में एक कॉलेज पर अमेरिका निर्मित हिमार्स रॉकेट सिस्टम से कॉलेज पर 6 रॉकेट दागे। इस कॉलेज में रूसी सैनिक मौजूद थे। रूस ने कहा कि वहां मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी थी और ये साफ लगता है इस नियम का उल्लंघन किया गया। रूसी सेना के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन को जो हिमार्स मिसाइलें दी हैं उनकी रेंज में मोबाइल फोन का इस्तेमाल खतरे की वजह बन सकता है। सैनिकों को इस बारे में जानकारी दी गई थी। बता दें, रूस की ओर से जहां 89 सैनिकों के मारे जाने की खबर आ रही है तो यूक्रेन की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस हमले में 400 रूसी सैनिक मारे गए हैं और 300 घायल हुए हैं।
अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।